जय हिंद साथियों। एमजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम संसाधन और विकास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि संसाधन कितने प्रकार का होता है और हम कितने प्रकार के संसाधन का प्रयोग करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। संसाधन और विकास। साथियों, हमारी पहली हेडिंग जो होगी वह होगी संसाधन की। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु या बोले तो हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर एक वस्तु जो हमारे किसी भी कार्य में सहायता प्रदान करती हो वह एक प्रकार की हमारे लिए संसाधन है। मैंने इसमें उदाहरण लिया है कोयला, पेट्रोल, पेड़, पशु आदि का उदाहरण मैंने लिया है। आप देखेंगे कोयले का प्रयोग जो होता है वह बिजली घरों में किया जाता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जिससे हमारी बिजली तैयार होती है। हमारे घरों में आती है जो बिजली वह कोयले द्वारा प्राप्त की जाती है। और कोयले का प्रयोग कई धातुओं को गलाने के लिए भी किया जाता है। और दूसरा हमारा हो जाएगा पेट्रोल। साथियों, पेट्रोल का प्रयोग जो होता है हर प्रकार की गाड़ी में आप देखते हैं किया जाता है, चाहे वो बाइक हो गई, 4 व्हीलर हो गया या आपका ट्रेन हो गया, इन सब में डीजल पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। चौथा आपका हो जाएगा पेड़ में हर प्रकार के पेड़ आ जाएंगे, वनस्पतियाँ आ जाएंगी। इन सब से हम देखते हैं कि फर्नीचर का काम होता है वह सब पेड़ों द्वारा प्राप्त होता है। फल प्राप्त होता है पेड़ों द्वारा और कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वह पौधों द्वारा प्राप्त की जाती हैं। चौथा आपका हो जाएगा पशु। साथियों, जो पशु होता है वह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पशु से हम अपने ज़रूरत की कई चीज़ों को पूरा करते हैं। दूध हो गया, वो पशुओं द्वारा मिलता है। पहले की जो खेती की जाती थी वो पशुओं द्वारा की जाती थी और कई प्रकार के साधन में पशुओं का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के प्रकार। साथियों, संसाधन के कई प्रकार होते हैं। पहले हम देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन में ऐसे संसाधनों की प्रयोग किया जाता है जिनके अंदर जीव होता है या जीवाश्म होता है। तो इसमें वनस्पतियां जो होती हैं उनसे कई प्रकार के संसाधनों का निर्माण होता है। आपके फर्नीचर के काम हो गए, आपके बेड के काम हो गए, आपके मकान बनाने में जितने भी लकड़ी के सामान लगते हैं वह सब वनस्पतियों द्वारा आती हैं। आपको फल भी प्रदान करती हैं वनस्पतियां और आपको कई प्रकार की दवाइयां भी वनस्पतियों द्वारा प्राप्त होती है। और दूसरा हो जाएगा आपका पशु हमने आगे अभी बताया है कि यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह पहले इनसे खेती भी की जाती थी और दूध भी इनसे प्राप्त होता है और इनसे कई दवाइयाँ भी इनसे बनती हैं। इनसे कपड़े भी बनाए जाते हैं पशुओं से। और इनके खाल से पहले के जो लोग थे वह इनके खाल का उपयोग पानी की बोतल के रूप में भी करते थे। और अगला आपका हो जाएगा अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन में हम निर्जीव वस्तुओं को लेते हैं, जैसे आपकी चट्टानें हो गई, आपकी धातुएं हो गए, यह सब एक अजैविक संसाधन है, मतलब इनके अंदर जान नहीं पाया जाता है। इसमें आप देखेंगे पहले धातु में आपका हो जाएगा लोहा, सोना, चांदी, पारा और स्टील। यह सब आपके धातु संसाधन हो जाएंगे जो अजैविक संसाधन है। आपको पता ही होगा लोहे का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और सोने का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता है। लोहे का प्रयोग आप घर में भी करते हैं। आपका जो गाड़ी वाड़ी बनती है वह सब लोहे से बनती हैं। और चट्टानों का प्रयोग जो होता है साथियों वह मुख्य रूप से घर बनाने में या किसी प्रकार के बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, इन सब में चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। समाप्यता के आधार पर देखा जाए तो समाप्यता के आधार पर भी हम संसाधन को बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में ऐसे संसाधन आते हैं जो कभी खत्म न होने वाले संसाधन होते हैं, जिनका उपयोग हम असीमित मात्रा में कर सकते हैं। जिसमें आप देखेंगे सौर ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जो कभी खत्म न होने वाला संसाधन है, क्योंकि जब तक सूरज रहेगा तब तक आपको उसकी ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। दूसरा आपका है पवन ऊर्जा।
पवन ऊर्जा जो होती है वह भी कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है, क्योंकि जब तक हवा रहेगी धरती पर तब तक आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हवा नहीं रहेगी तो आप भी नहीं रहेंगे, तो फिर संसाधन का कोई अर्थ ही नहीं है। और आपका अगला जो पॉइंट है वह अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन में उन संसाधनों को लिया जाता है जो बनने में तो बहुत समय लगता है लेकिन ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे आपका हो जाएगा खनिज पदार्थ, जीवाश्म, ये सब ईंधन जो हैं वह अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। ये संसाधन एक बार प्रयोग के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोयला है उसका अगर आप एक बार प्रयोग करेंगे तो दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोयला का अगर एक बार आप जला देंगे तो वह राख हो जाएगा। और पेट्रोल है, पेट्रोल का आप अगर गाड़ी में एक बार भर देंगे तो उसको चलाने के बाद वह खत्म हो जाएगा, दोबारा उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर। साथियों, क्या होता है कि स्वामित्व के आधार पर हम संसाधन को दो भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में क्या होता है कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है या कोई ऐसा स्थान जिस पे किसी एक इंसान का अधिकार होता है, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जिसमें आपका हो जाएगा जैसे कोई निजी मकान हो गया, भाड़े पे चला रहा है, या सरकार होती है वह अपने ज़मीनों को किसानों को दे देती है और उनसे लगान वसूलती है। यह सब एक प्रकार के व्यक्तिगत संसाधन के रूप में आते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा सामुदायिक स्वामित्व। साथियों, सामुदायिक स्वामित्व में ऐसे साधन आते हैं जिनका उपयोग हर कोई कर सकता है। जैसे आप देखेंगे शमशान घाट हो गया, शमशान घाट का प्रयोग हर कोई इंसान कर सकता है, उस पर कोई किसी एक का अधिकार नहीं होता है। दूसरा आपका हो जाएगा तालाब। आपके गांव में कोई भी तालाब होगा जिसमें आप देखेंगे कि कोई भी जाकर नहा सकता है या कोई भी अपने उसके जल का अपने किसी भी कार्य के लिए प्रयोग कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। आपका तीसरा हो जाएगा पशु चारागाह। जो पशु चारागाह होता है उसमें आप अपने पशुओं को जाकर चरा सकते हैं, उसमें कोई किसी को नहीं बोलेगा कि यह मेरा है, आप इसमें नहीं चरा सकते। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय संसाधन। साथियों, जो राष्ट्रीय संसाधन होता है वह ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी देश का जिस पर स्वामित्व होता है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास हो जिससे सरकार को लगे कि नहीं यह सरकार के अधीन होनी चाहिए, तो उस पे जो होता है वह राष्ट्रीय संसाधन होता है। जैसे आपका हो गया खनिज तेल हो गया, आपका जल हो गया, आपका जो वन हो गया, रेलवे हो गया, यह सब जो होता है वह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में कुछ संसाधन आते हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। जैसे आपका हो गया समुद्र तल से जो 200 मील की दूरी होती है, समुद्र तट रेखा से, जैसे यह हमारा भारत हो गया, यह 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, तो इससे 200 मील की दूरी के बाद जो एरिया शुरू होगा समुद्र का, इन सब पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण रहता है। इस पे कोई भी देश अपना अधिकार नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं विकास के स्तर के आधार पर। साथियों, विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला होता है संभवीय संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं तो भारत जो है, भारत में जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का और गुजरात जो है, यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में गर्मी होती है और बहुत ही अधिक मात्रा में धूप भी पाई जाती है। यहाँ पे आप अगर चाहें तो सौर ऊर्जा का बहुत ही बड़े पैमाने पर आप उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी अच्छी तकनीक नहीं है जिससे हम उसका प्रयोग कर सकें। इसीलिए हम इसको बोलते हैं संभवीय संसाधन, कि मतलब हमारे पास वह चीज़ है लेकिन उसको बनाने के लिए हमारे पास अभी तकनीक नहीं है। दूसरा हो जाएगा विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु उनके उपयोग की जो मात्रा है वो निर्धारित की जा चुकी है। जैसे अगर कोई भी वस्तु है उसका आपको पता चल जाए, सर्वेक्षण कोई चीज़ का कर लें कि यह इतना है मात्रा में,
तो आप उसका जो उपयोग है वह ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में अगर उसका प्रयोग आप करेंगे तो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपको उसका लिमिट के मात्रा में उसका प्रयोग करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। भंडार। साथियों, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में वे पहुंच से बाहर होते हैं। प्रौद्योगिकी के बोला जाए तो आपको टेक्नोलॉजी के अभाव से वह बाहर हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में अब मैं बता दूं, जल 2 ज्वलनशील गैसों का यौगिक होता है। जो हमारा पानी होता है वह 2 ज्वलनशील गैस उसमें पाई जाती है, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। ये दोनों ज्वलनशील गैस होती हैं। अगर हमारे पास ऐसी तकनीक या टेक्नोलॉजी आ गई जिससे हम इसको ईंधन के रूप में बना सकते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। और हमारा अगला है संचित कोष। यह वह भंडार का हिस्सा होता है जो तकनीक द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे इसमें ऐसे पदार्थ आते हैं जो हमको पता है कि यह एक संसाधन है, लेकिन हमें अभी यह नहीं पता है कि उसका उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं। उसको बोलते हैं संचित कोष। आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का विकास। साथियों, संसाधनों का जो विकास है वह मानव के द्वारा संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया जाना, जिनसे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपको पता ही होगा, किसी भी चीज़ का अगर अंधाधुंध आप प्रयोग करेंगे तो वह हमारे लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। दूसरा आपका हो जाएगा, कुछ व्यक्तियों की लालच से संसाधन का ह्रास होता है। आपको पता ही होगा कि कुछ कंपनियां होती हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में किसी चीज़ का प्रयोग करती हैं, जिससे हमारे लिए वह पर्यावरण दूषित होता है और हमारे लिए हानिकारक होता है। तीसरा हो जाता है, कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ को नहीं मिले, इससे समाज में अमीर और गरीब में लकीर बंट जाती है। जैसे अगर मान लीजिए एक मैं ये लकीर खींच दूँ, इस तरफ के लोगों के पास हर प्रकार की सुख सुविधा है और इस तरफ लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है, तो यह जो एरिया है वह बहुत ही अमीर और विकसित हो जाएगा और यह एरिया जो है वह गरीब और बहुत ही पिछड़ा हो जाएगा, जिससे इनके बीच में एक संसाधन की दीवार खड़ी हो जाती है। और आपका अगला हो जाएगा, जो संसाधनों के शोषण से ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि यह जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों तरफ एक परत होती है जिसका नाम है ओजोन परत। इसको ओजोन लेयर बोलते हैं। यह क्या होता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अपने अंदर सोख लेती है और हमारे लिए लाभदायक किरणों को पृथ्वी पर भेजती है, जिससे हमें कोई हानि नहीं पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का नियोजन। साथियों, संसाधनों का किस प्रकार से नियोजन किया जा सकता है? तो संसाधनों की पहचान करके, अगर आप कोई भी संसाधन को पहचान लेंगे कि यह कौन सा संसाधन है, तो उसका एक लिस्ट बना लेंगे और लिस्ट बनाकर उसका एक चित्र बना लेंगे, जिससे आप लोगों को बता सकते हैं कि यह जो वस्तु है यह एक प्रकार की संसाधन है। दूसरा आपका हो जाएगा संसाधन विकास योजनाएं लागू करके। कोई भी अगर संसाधन का विकास है उसकी योजना अगर लागू करेंगे और टेक्नोलॉजी तैयार करेंगे तो उससे हमारा जो संसाधन है वह काफ़ी हद तक नियोजन हो सकता है। अगला आपका हो जाएगा संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल मिलाकर। अगर सरकार ने कोई योजना बनाई है और उसमें जो जनता है उनका तालमेल अगर अच्छे से बैठ जाएगा तो संसाधन का नियोजन करने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और हमारा लास्ट पॉइंट है, संसाधनों को आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे संसाधन हैं धरती पर पाए जाते हैं, उनका अगर प्रयोग हम एक आवश्यकता अनुसार ही करेंगे तो वह काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और जिससे हर किसी को आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा संसाधनों का संरक्षण। साथियों, इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं जो संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करने लगते हैं, उनका संरक्षण नहीं करते हैं। तो ऐसे करने से हमारे आने वाले भविष्य में वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, जिससे संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग को बंद करना चाहिए और इसकी संरक्षण के लिए कोई कानून बनाना चाहिए सरकार को। और हमें संसाधन का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। जितनी हमारी क्षमता है हमें उतना ही संसाधन का प्रयोग करना चाहिए।
संसाधनों को भविष्य के लिए संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम अभी से संसाधनों को अगर संरक्षण करके नहीं रखेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को यह देखने को भी नहीं मिलेगा। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से काफ़ी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं, जिससे हमें पर्यावरण हमारा दूषित हो जाता है। पर्यावरण दूषित होगा तो उससे हमें काफ़ी बीमारियां पैदा होंगी और हमें काफ़ी नुकसान भी होगा, और इससे जो है आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ हो जाती है। तो साथियों, ये हमारा संसाधन और विकास का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम आपको मिट्टी के बारे में बताएंगे कि जो मिट्टी संसाधन है इसके बारे में आपको समझाएंगे।